हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। आज एमपी सब इंजीनियर से थोड़ा सा अलग हटके हम एसएससी जेई मेंस की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का जो है वो एमपी सब इंजीनियर और एसएससी जेई प्रीलिम्स दोनों क्वालिफाइड है, दोनों जगह है, तो वो अगर तैयारी है और नहीं भी है तो पेपर दे सकता है। पर कुछ लोग हैं जिनका एमपी सब इंजीनियर में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको बड़ी शिद्दत से ये देना चाहिए एसएससी जेई मेंस, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, जो कि आप प्रीलिम्स की कट ऑफ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस बार जो है मेंस का कट ऑफ भी थोड़ा सा कम जाने की संभावना है। तो लास्ट मिनट में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में क्या क्या ले जाना है, इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट उसमें से मैक्सिमम जो है वो टीचर्स पर्सपेक्टिव से है, कोचिंग्स वालों की वीडियो है, तो उनने अपने पर्सपेक्टिव से बताया है। अब क्योंकि मैं 2 बार 2018 और 2020 का मेंस लिख चुका हूँ, तो मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ फेलो स्टूडेंट के तरीके से आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें हमें करना ज़रूरी होता है लास्ट मोमेंट में, और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, हम सभी को पता है कि 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, 6 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से हमें 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल वेटेज जो होता है 300 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ में 4 सब पार्ट होता है, कुछ में 3 सब पार्ट होता है। तो जो 3 होते हैं वो कभी कभी 20-20 मार्क्स के होते हैं, कभी 25 मार्क्स का भी, और कभी 30 मार्क्स का भी एक मैक्सिमम सब पार्ट भी हो सकता है। तो जैसे कि अभी लास्ट में कुछ 3-4 दिन ही बचे हुए हैं, तो हमें क्या क्या लास्ट में, हम 3-4 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कि नोट्स रिवाइज़ कर सकते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि जो आपने एमसीक्यू एग्जामिनेशंस के लिए नोट्स बनाए थे, जैसे सब इंजीनियर, एसएससी प्रीलिम्स के लिए, वो नोट्स नहीं है। जो आपने मेंस की प्रिपरेशन करते टाइम आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मेंस का सिलेबस बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम एग्जामिनेशन, कोई भी हो वो। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको पढ़ना होता है। तो आप नोट्स रिवाइज़ कर सकते हैं आपने जो बनाए होंगे। और सेकंड पॉइंट है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं एसएससी जेईई मेंस के, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते होंगे जिनमें आपको ऐसी डिफ़िकल्टी होती होगी। जैसे मान लीजिए कि स्लैब डिज़ाइन का क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता, आप स्टेप्स याद नहीं कर पाते, या फिर नहीं बनता है आपसे। तो आप ये कर सकते हैं कि रोज़, जैसे अभी 4 दिन है, तो रोज़ उसको एक एक बार अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। तो उससे ये होगा कि लास्ट मिनट तक आपके दिमाग में वो बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, और आप उसको बहुत अच्छे से करके आ पाएंगे, डिस्पाइट कि वो आपको डिफ़िकल्ट लगता था। तीसरी चीज़ है कि पीवाईक्यू रिवाइज़ करना। पीवाईक्यू रिवाइज़ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना है। इसका मतलब बस ये है कि जैसे आपने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया होगा, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डिफ़िकल्ट लगते होंगे, या एक बार में नहीं बने होंगे, तो जिनको आपने मार्क करके रखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अभी करके देख सकते हैं। करके देखने का टाइम नहीं है, तो आप बस उसकी प्रोसेस को गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें फॉर्मूले और स्टेप्स वगैरह थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा आप जैसे रिसेंट में करोगे तो वो एकदम फेड नहीं होंगे आपके दिमाग में। चौथा जो पॉइंट है वो है फार्मूला और डिज़ाइन स्टेप्स। तो देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स में फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सॉइल अगर हम बात कर ले, तो फ्लूइड की बात कर ले, तो उसमें काफ़ी चीज़ें फार्मूला बेस्ड ही आती हैं। जो फार्मूला होता है उनसे सोल्यूशन हो जाता है, जैसे कंसोलिडेशन वगैरह की हम बात करते हैं। और डिज़ाइन स्टेप्स, जैसे कि आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, तो इसमें आपको डिज़ाइन स्टेप्स याद करनी है। डिज़ाइन स्टेप्स आपको इस तरीके से याद करनी है कि आप बिल्कुल स्टेप्स रट लीजिए कि इस स्टेप्स के बाद ये स्टेप आनी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता है। अगर आप सोचने लग जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका लॉस है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको उल्टा खींच रहा है, बांध के रख रहा है। तो आप स्टेप्स को इस तरीके से रट लीजिए कि आपको वहाँ पे सोचना नहीं पड़े, बिल्कुल एक के बाद एक स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए कि इस स्टेप के बाद कौन सी स्टेप आएगी। फिफ्थ स्टेप है कि टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो है टाइम मैनेजमेंट और वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो आपकी स्पीड भी बने रहना चाहिए। आपने अगर अभी तक बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं तो फिर तो सही है, आप एक आध टेस्ट अटेम्प्ट करके बिल्कुल फाइनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी तक अपनी मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट, सब चीज़ों पर काम कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने कोई टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक आध टेस्ट आपको टेलीग्राम वगैरह में मिल जाएंगे, बहुत से कोचिंग्स के फ्री जो पीडीएफ्स होती है, तो वो टेस्ट आप अटेंड करके देखिए। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन सिलेक्शन में मेरे को किस तरीके से जाना है। एक मॉक टेस्ट के तरीके से हो जाएगा, तो वो बेटर रहेगा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि रिलैक्स करिए। ओवर स्ट्रेस से तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती जाएगी। तो उससे बेटर है कि जितना है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करने की कोशिश कीजिए। अनइमेजिनरी जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ऐसे टारगेट नहीं बनाइए इन 4 दिन में। जितना आप कर चुके हैं उसी पे फोकस कीजिए और उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए।
अब नेक्स्ट है कि हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं और क्या क्या ले जाना है, क्या क्या अलाउड होता है, क्या क्या नहीं होता है और क्या क्या हमको अवॉइड करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, देखिए कि कैलकुलेटर अवॉइड है, कैलकुलेटर अलाउड है। तो कैलकुलेटर में देखिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है नहीं है। तो आप जो भी कैलकुलेटर ले जा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि सारे जो कीज़ है वो अच्छे से काम कर रही है और वो फंक्शनिंग है, वहाँ जाके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये डाउट होता है कि पेन ब्लैक और ब्लू और बोथ, तो देखिए दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते। ब्लैक, ग्रीन और रेड के अलावा ये दोनों ब्लैक और ब्लू तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। बट अगर आपकी प्रैक्टिस है ब्लैक और ब्लू को साथ में यूज़ करने की, आप हाइलाइटर के रूप में एज अ ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस है तो वेल एंड गुड है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बस ब्लू पेन यूज़ कीजिए। इससे होगा ये कि आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। अगर आप ब्लैक पेन यूज़ करेंगे हाइलाइटिंग के लिए तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ आप ब्लू पेन यूज़ कीजिए, उससे स्पीड में आपकी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। तीसरी चीज़ है पेंसिल यूज़ करें या ना करें। देखिए पेंसिल जो है वो अलाउड है, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, पेंसिल अलाउड तो है। बट मैं फिर से एक बार ये सजेस्ट करूँगा कि आप पेंसिल भी ना यूज़ करें, सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करें डायग्राम्स के लिए भी। जैसे चौथा पॉइंट है डायग्राम किससे बनाए, तो आप पेंसिल यूज़ ना करें, आप पेन जो है ब्लू पेन, और अगर आप ब्लैक कर रहे हैं तो ब्लैक से डायग्राम बना सकते हो, और अगर आप सिर्फ ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू से ही डायग्राम बनाएं। उससे होगा यूँ कि जैसे कि आप पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं, पहली बात तो एकदम ऐसा नहीं है कि आप आज एग्ज़ाम देंगे और इसके यूनिवर्सिटी के जैसे 10 या 15 दिन में इसका कॉपी वगैरह चेक हो जाएगी या इतनी शिद्दत से रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन होता है, चीज़ें जाती हैं, फिर उसको टाइम भी लगता है कई बार कॉपी चेक होने में, आपका नंबर आने में। तो पेंसिल के साथ रिस्क ये रहता है कि पेंसिल जो है वो फेड होने का खतरा रहता है। तो अगर पेंसिल फेड हो गई, मान लीजिए आपने डायग्राम बनाया वो दिख ही नहीं रहा है वो इन्विजिलेटर को, तो दिक्कत हो जाती है। उससे बेटर है कि, और करेक्शन का वैसे भी आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप पेंसिल से बनाएं फिर रबर से इरेज़र से आप उसको इरेज करें और उसके बाद नया बनाएं। इस तरीके का टाइम तो आपको वहाँ पे वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो आप कोशिश करिए कि ब्लू पेन से ही आप डायग्राम बनाएं और एक ही बार में सही बनने। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फिफ्थ है क्वेश्चन सिलेक्शन, और सिक्स्थ है क्यू कैप। तो देखिए क्यू कैप का मतलब होता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। ये अभी 2 साल से ही आ रही है। तो इससे पहले ये होता था कि आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन पेपर मिलता था और उसके अलावा एक आंसर शीट मिलती थी, जैसे हमको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मिलता है। बट अभी क्या होता है कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आती है, कि क्वेश्चंस भी उसी में लिखा होता है, उसके नीचे स्पेस रखा होता है, उसमें आपको आंसर करना होता है, और आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर वगैरह नहीं मिलता है, वो एज इट इज़ सारा का सारा उनके पास चल जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर या वो डालने का भी इशू नहीं है अभी। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है क्वेश्चन सिलेक्शन। तो पहले जब क्यू कैप सिस्टम नहीं था तो क्वेश्चन सिलेक्शन में डिफ़िकल्टीज़ होती थी। वो इस तरीके से कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर पहले का ए कर रहा है तो उसको मन में ऐसा रखता था कि यार पहले का बी सी डी भी मैं साथ में ही करूँ, वरना इन्विजिलेटर जो चेकर है उस पर ख़राब इफेक्ट आएगा। बट अभी ये होता है कि क्योंकि स्पेस और वो सब रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप पहले का ए कीजिए, ए के बाद अगर आपको बी सी डी नहीं बन रहा है, दूसरे का बी सी भी नहीं बन रहा है, तो दूसरे का सीधा डी पे आप जंप कर सकते हैं, तीसरे के ए पे जंप कर सकते हैं, चौथे के सी पे जंप कर सकते हैं। तो अभी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि किस सीक्वेंस में आपको करना है, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं पहले। बट क्योंकि देखिए इसमें ये एक फ़ायदा नुकसान भी होता है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन पहले करें, एग्जामिनर को जो है वो जो कॉपी चेक करेगा उसको आपका पहला ही क्वेश्चन पहले दिखेगा, जो पहला क्वेश्चन है सीरियल से। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले से ही स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपको पहले क्वेश्चन का बी भी बहुत अच्छे से बन रहा है और चौथे का बी भी बहुत अच्छे से बन रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले का बी पहले अटेम्प्ट करें। तो उससे ये होगा कि आपका जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा अच्छा होता जाएगा शुरू से। और दूसरी चीज़ ये है कि आप पहला क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करें, मान लीजिए आपको वो वही बहुत अच्छे से बनता है, आपने वो अटेम्प्ट कर लिया है पहले का ए, और पहले का बी आपको थोड़ा थोड़ा बनता है, थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, और आप सोच रहे कि चलो अब इस पे ही हो तो कर ही लो। तो ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले ये करें कि जो बहुत सॉलिड आपको क्वेश्चंस बनते हैं, पहले का ए बन रहा है, चौथे का डी बन रहा है, उन पे चले जाइए आप। बहुत सॉलिड जो आपको सही से आता है वो करिए। उसके बाद जो 50-50 वाले हैं कि हाँ मेरे को थोड़ा सा सोचूंगा तो बन जाएगा, तो उस क्वेश्चन पे बाद में आए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे इसके लास्ट वाला 7th वाला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। तो होता क्या है कि जैसे हम पहले जो 50-50 वाला पहला क्वेश्चन अगर हमने सेकंड पे ही स्टार्ट कर दिया तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अब टाइम ज़्यादा लग जाता है तो लास्ट में टाइम कम बचता है, जबकि हमको पता है कि हमको बाद वाले क्वेश्चन अच्छे से आता है। पर दिक्कत ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन सिमुलेशन एक्टिव हो जाता है कि अरे टाइम कम बचा है, थोड़ा सा पैनिक मोड एक्टिव हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, और उस चक्कर में जो हमको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं उसमें भी हम कुछ कुछ मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पहले बहुत सॉलिड वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही जो 50-50 या फिर जो बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे वाले क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करें आप।
उसके बाद नेक्स्ट है देखिए वॉच कौन सी चलेगी। तो वॉच जो है वो एनालॉग वॉच जो है वो अलाउड होती है, डिजिटल अलाउड नहीं होती। डिजिटल तो आप बिल्कुल ले ही ना जाए, वहाँ पे कोई सेंस नहीं है। एनालॉग ले जा सकते हैं, बट कई बार क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, कई बार क्या होता है कि वहाँ पे इन्विजिलेटर जो रहता है वो प्राइमरी स्कूल के टीचर या वो लोग रहते हैं, तो वो कई बार अलाउड नहीं करते हैं। तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं है मेजरली, क्योंकि जो स्कूल्स होती है गवर्नमेंट स्कूल्स ही सेंटर रखे जाते हैं जनरली, तो उन स्कूल्स में वॉच लगी होती है दीवार पर। और तो अगर वो अलाउड नहीं कर रहे हैं और दीवार पे वॉच लगी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और मान लीजिए अगर वो अलाउड नहीं कर रहे हैं और वॉच भी नहीं है, तो फिर आप उनसे बोल सकते हैं कि हमको टाइम देखना है, एनालॉग वॉच है, या फिर एडमिट कार्ड वगैरह सब दिखा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। तो एनालॉग वॉच जो है वो आप ले जा सकते हैं। वाटर बॉटल तो ले ही जाइए आप, अगर नॉर्मल वाली है तो अच्छा है, और अगर आप वो बिस्लरी वगैरह ले जा रहे हैं तो उसका स्टिकर फाड़ के ले जाइए ट्रांसपेरेंट वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ले ही जाइए। उससे क्या होता है कि आपको एक इमेजिनरी ब्रेक बन जाता है। जैसे कि आप लिख लिख के आप थक गए, मान लीजिए आपका हाथ दुखने लग गया, तो आप एकदम से बॉटल का ढक्कन खोल के एक वाटर सिप ले सकते हैं, तो उससे एक इमेजिनरी ब्रेक क्रिएट हो जाता है। दिमाग को और हाथ को दोनों को लगता है कि ब्रेक हो गया है। तो थोड़ा उसके जस्ट बाद आप एकदम 1 मिनट बाद ही स्टार्ट करेंगे, तो वो थोड़ी सी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ध्यान रखना है। अब क्या क्या साथ में ले जाए, तो देखिए पेन ले जा सकता है, 2-3 पेन ले जाना ही है, एडमिट कार्ड ले जाना है, कोविड डिक्लेरेशन जो आपके एडमिट कार्ड के फॉर्म में आया था उसको प्रिंट करके भर के ले जाइए साथ में। उसके बाद एनालॉग वॉच आप ले जा सकते हैं, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे होती ही व्यवस्था। वाटर बॉटल आपको ले जाना है। फ़ोटोज़ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे वो आप 2 फ़ोटो जो प्री में ले गए होंगे वही फ़ोटोज़ ले जाइएगा। और आईडी कार्ड आप ले जा सकते हैं, तो आईडी कार्ड के रूप में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी ले जा सकता है जिसका आप जिसमें नाम वगैरह आपका सही हो। तो ये सारे टिप्स हैं। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउट भी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट का सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट आपके मेंस के लिए। थैंक यू।